मॉर्निंग एक्सप्रेसो में बंद गले, बंद नाक और बुरी स्मॉग के साथ में हूँ उर्मिला हसन। सेम हियर और मैं हूँ इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि अगर आप लाहौर में हैं तो आपका हाल भी हमारे जैसा ही होगा, लाहौर या पंजाब के दीगर इलाकों में तो आपका हाल हमारे जैसा होगा, कराची में भी थोड़ा सा आप ठीक हो, या फिर इस्लामाबाद में। अब तो इस्लामाबाद के लोग ताने देने लगे हैं कि कहते हैं हम आपको साफ ऑक्सीजन भेज दें थोड़ी लाहौर में। तो ये सूरत हाल है। खैर, स्मोक बहुत ज्यादा और स्मोक के साथ जो बढ़ने वाली बीमारियां हैं, हम दोनों ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड हमने का इज़हार यकजहती करें आपके साथ, बीमार हो के आपको दिखाएं। सो इस तरह की सूरत हाल है। खैर, पूरे पंजाब में इस वक्त वो सूरत हाल है, लेकिन लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों के अंदर है और उसके बावजूद मैं देख रहा हूँ कि लोग मोहतात नहीं हो रहे, और जो लोग मोहतात नहीं हो रहे उनका हाल ऐसे हो रहा है। ऐसा हो रहा है और आप एहतियात करें, मास्क का इस्तेमाल करें। इनफैक्ट हम तो गाड़ी में भी मास्क लगा के बैठ रहे हैं क्योंकि गाड़ी के अंदर भी स्मॉग वाला एक एलिमेंट है। ऑब्वियसली अब इससे कुछ कर तो सकते नहीं है। हमारे तमाम तर लोग जो है वो कहते हैं कि स्मॉग तो है ही नहीं, आप बेवकूफ है, आपको क्या पता हो, हमें पता है, हम इंडेक्स देखते हैं। लोग कहते हैं वुज़रा कहते हैं। वही कह रही हूँ ना, वुज़रा कह रहे हैं। और इसके साथ साथ जनाब कोशिश करें कि अपना ख्याल रखें। और इसके साथ साथ चले, अब सुबह हमने बहुत कोस लिया, अच्छी खबर क्रिकेट के मैदान से भी बहुत सारी मिल रही है और पाकिस्तान को 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी मिल गई है। बिल्कुल, ये सबसे अहम और सबसे अच्छी खबर है क्रिकेट शायकीन के लिए। 29 साल के बाद पाकिस्तान होस्ट करेगा। बिल्कुल 29 साल के बाद कोई इवेंट होस्ट करेगा। 1996 में पाकिस्तान ने लास्ट वर्ल्ड कप होस्ट किया था और ये एजाज मिला पाकिस्तान को 25 साल के बाद, यानी कि अभी 2021 के अंदर है। बड़ी अच्छी खबर है। रमीज राजा को लोग बहुत ज्यादा खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं, करना भी चाहिए, उनकी अच्छी कोशिशें हैं। ऑन अ पॉजिटिव नोट ये स्टार्टेड हिज करियर एज चेयरमैन पीसीबी। लेकिन दूसरी जानब यहाँ पे हमें भूलना नहीं चाहिए उन तमाम लोगों को, उन तमाम फॉर्मर चेयरमैन पीसीबी जो गुजरे हैं, या जितने भी लोग जिनने अपनी अपनी तय एफर्ट की है, जितने पाकिस्तानी टीम के कप्तान गुजरे हैं, एम्बेसडर्स गुजरे हैं, सबने कोशिश की है। सो ये सबकी कामयाबी है और अल्लाह करे कि पाकिस्तान आईसीसी का ये इवेंट होस्ट करे। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान में बहुत सारी क्रिकेट पाकिस्तान के ग्राउंड में वापस आ गई है। तो आ गई और ये भी परफॉर्मेंस का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इस पे भी हम डिटेल बात करें। ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूं क्या? शाहिद आफरीदी इज गोइंग टू प्ले फॉर क्वेटा ग्लैडिएटर्स इन PSL 7। दैट इज आल्सो अ ग्रेट न्यूज़ फॉर द शाहिद आफरीदी फैंस। अच्छा, ये 25 में जनाब लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों के अंदर है और उसके बावजूद मैं देख रहा हूँ कि लोग मोहतात नहीं हो रहे, और जो लोग मोहतात नहीं हो रहे उनका हाल ऐसे हो। बिस्मिल्लाह। अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग एक्सप्रेसो में बंद गले, बंद नाक और बुरी स्मॉग के साथ में हूँ उर्मिला हसन। सेम हियर और मैं हूँ इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि अगर आप लाहौर में हैं तो आपका हाल भी हमारे जैसा ही होगा, लाहौर या पंजाब के दीगर इलाकों में तो आपका हाल हमारे जैसा होगा, कराची में भी थोड़ा सा आप ठीक हो, या फिर इस्लामाबाद में। अब तो इस्लामाबाद के लोग ताने देने लगे हैं कि कहते हैं हम आपको साफ ऑक्सीजन भेज दें थोड़ी लाहौर में। तो ये सूरत हाल है। खैर, स्मोक बहुत ज्यादा और स्मोक के साथ जो बढ़ने वाली बीमारियां हैं, हम दोनों ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड हमने का इज़हार यकजहती करें आपके साथ, बीमार हो के आपको दिखाएं। सो इस तरह की सूरत हाल है। खैर, पूरे पंजाब में इस वक्त वो सूरत हाल है, लेकिन लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों के अंदर है और उसके बावजूद मैं देख रहा हूँ कि लोग मोहतात नहीं हो रहे, और जो लोग मोहतात नहीं हो रहे उनका हाल ऐसे हो रहा है। ऐसा हो रहा है और आप एहतियात करें, मास्क का इस्तेमाल करें। इनफैक्ट हम तो गाड़ी में भी मास्क लगा के बैठ रहे हैं क्योंकि गाड़ी के अंदर भी स्मॉग वाला एक एलिमेंट है। ऑब्वियसली अब इससे कुछ कर तो सकते नहीं है। हमारे तमाम तर लोग जो है वो कहते हैं कि स्मॉग तो है ही नहीं, आप बेवकूफ है, आपको क्या पता हो, हमें पता है, हम इंडेक्स देखते हैं। लोग कहते हैं वुज़रा कहते हैं। वही कह रही हूँ ना, वुज़रा कह रहे हैं। और इसके साथ साथ जनाब कोशिश करें कि अपना ख्याल रखें। और इसके साथ साथ चलें, अब सुबह हमने बहुत कोस लिया, अच्छी खबर क्रिकेट के मैदान से भी बहुत सारी मिल रही है और पाकिस्तान को 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी मिल गई है। बिल्कुल, ये सबसे अहम और सबसे अच्छी खबर है क्रिकेट शायकीन के लिए। 29 साल के बाद पाकिस्तान होस्ट करेगा। बिल्कुल 29 साल के बाद कोई इवेंट होस्ट करेगा। 1996 में पाकिस्तान ने लास्ट वर्ल्ड कप होस्ट किया था और ये एजाज मिला पाकिस्तान को 25 साल के बाद, यानी कि अभी 2021 के अंदर है। बड़ी अच्छी खबर है। रमीज राजा
साहब को लोग बहुत ज्यादा खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं, करना भी चाहिए, उनकी अच्छी कोशिशें हैं। ऑन अ पॉजिटिव नोट ही स्टार्टेड हिज करियर एज चेयरमैन पीसीबी, लेकिन दूसरी जानिब यहाँ पे हमें भूलना नहीं चाहिए उन तमाम लोगों को, उन तमाम फॉर्मर चेयरमैन पीसीबी जो गुजरे हैं, या जितने भी लोग जिन्होंने अपनी अपनी तय एफर्ट की है, जितने पाकिस्तानी टीम के कप्तान गुजरे हैं, एम्बेसडर्स गुजरे हैं, सब ने कोशिश की है। सो ये सब की कामयाबी है और अल्लाह करे कि पाकिस्तान आईसीसी का ये इवेंट होस्ट करे। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान में बहुत सारी क्रिकेट पाकिस्तान के ग्राउंड में वापस आ गई है, तो आ गई है, और ये भी परफॉर्मेंस का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसमें भी हम डिटेल बात और ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूं क्या? शाहिद आफरीदी इज गोइंग टू प्ले फॉर क्वेटा ग्लैडिएटर्स इन पीएसएल 7। That is also a great news for the Shahid Afridi अच्छा, fans. ये आ गई ऑफिशियल? ये ऑफिशियल, आई मीन नदीम उमर साहब ने कह दिया कि उन्होंने यकीन दहानी करा दी है। सो वो हर दफा टीम चेंज कर लेते हैं, सो फैंस के दिल भी तेज होते हैं। अब आप हेडलाइंस चले जनाब, शो में आज यूजुअल बहुत कुछ है, लेकिन आगाज में हम आपको बताएंगे आज की हेडलाइंस। हुकूमत का बड़ा इम्तिहान, तारीखी कानून साजी के लिए सेनेट और कौमी असेंबली का मुश्तरका इजलास आज दोपहर 12 बजे होगा। मुत्तहिदा अपोजिशन की सफबंदी मुकम्मल, हुकूमत को कानून साजी से रोकने के लिए हिज़्ब इख्तिलाफ ने हिकमत अमली तैयार कर ली। सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में हिना न्याजी सैर करवाएंगी मुगलिया दौर की शहजादी नाजरा बेगम के मकबरे की। एक शानदार किताब जिसमें पाकिस्तान का हुस्न समोया गया, जानिए सेगमेंट माइंड मैटर्स में। और रेडियो, टीवी और फिल्मों के मुमताज अदाकार शफी मोहम्मद शाह को मदाहों से बिछड़े 14 बरस बीत गए। हेडलाइंस आपने जानी, बहुत कुछ है शो में, सेगमेंट्स भी हैं, लेकिन सियासत के लिए आज बहुत बड़ा दिन है, उस हवाले से है हमारी आज की बड़ी खबर। आज के दिन हुकूमत और नून लीग के लिए, दोनों के लिए अहम है। नून लीग के लिए कैसे अहम है इस पर तो बाद में बात होगी, लेकिन हुकूमत की अगर बात करें तो कानून साजी के लिए हुकूमत को टफ टाइम देना है। वो टफ टाइम नंबर्स की सूरत में तो अपोजिशन नहीं दे सकती, यानी कि बिल तो बज़ाहिर हमें मंजूर नज़र आते हैं और ये खुफिया रायशुमारी भी नहीं है जिसमें कोई जिसे कहते हैं कि गड़बड़ हो सकती है। तो वो टफ टाइम से क्या मुराद है? किसी अपोजिशन रहनुमा से आपकी बात हुई है इस हवाले से? जी बिल्कुल, अपोजिशन जो है वो बड़ी पुरुमीद है। हमने 3 मार्च को इसी साल देखा था कि जब हुकूमत को अददी बरतरी जो है वो हासिल थी, लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेटर मुंतखब हुए थे। उन्होंने जो साबिक वज़ीर ख़जाना है अब्दुल हफीज़ शेख, उनको शिकस्त दी थी, लेकिन तब जो वोटिंग थी वो खुफिया थी। लेकिन आज जो वोटिंग है वो ओपन है। लेकिन अपोजिशन ने दावा किया है कि वो सेनेटर यूसुफ रज़ा गिलानी जैसा सरप्राइज़ आज हुकूमत को देंगे। लेकिन अगर हम आपको आज हुकूमत की जो तैयारी है उसके बारे में बताएं तो हुकूमत की आज तैयारी भरपूर है। इससे पहले 11 नवंबर को इजलास तलब किया गया था, लेकिन जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं काफ लीग और MQM, उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे। काफ लीग और MQM के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने में हुकूमत को 6 दिन लगे हैं। तो 11 तारीख को इजलास बुलाया गया था और आज 17 नवंबर को दोबारा इजलास बुलाया गया है। हुकूमत ने मुस्लिम लीग काफ और MQM ठीक है, आप मुख्तसरन ये बता दीजिए, कल जहांगीर तरीन ग्रुप ने भी रजामंदी जाहिर कर दी थी कि वो हुकूमत के साथ हैं। उसके अलावा अपोजिशन जो हुकूमत के दीगर इत्तेहादी हैं उन्होंने भी कह दिया था। क्या किसी मेंबर के हवाले से कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि वो किसी मजबूरी की वजह, बीमारी की वजह या मुल्क से बाहर होने की वजह से गैर हाजिर हो सकते हैं? ऐसी कोई मालूमात हुई है अभी, या ऐसा कोई सरप्राइज़ हो सकता है हुकूमत के लिए? जी, हुकूमत ने तो अपनी तैयारी पूरी कर रखी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 2 दिन जो हैं वो पार्लियामेंट हाउस में बैठे अपने ऑफिस में, और उन्होंने अरकान पार्लियामेंट से जो है वो मुलाकात भी की और उनके जो तरक्याती काम थे उनके हलकों से रिलेटेड उनकी भी जो है वो यकीन दहानी कराई है। तो हुकूमत ने तो अभी भरपूर तैयारी कर रखी है, लेकिन अपोजिशन जो है उसके लिए थोड़ी सी परेशानी ज़रूर है, क्योंकि आज़ाद जो रुकन है जिनका जो ताल्लुक है वो अपोजिशन के साथ है, अली वज़ीर, वो ज़ेरे हिरासत हैं, तो उनका आज इजलास में शिरकत का इम्कान कम है। इसके अलावा परवेज़ मलिक जिनकी वफात हो गई थी, उनकी अहलिया शाइस्ता परवेज़ मलिक भी जो हैं वो MNA हैं। तो इद्दत के बाद तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो गैरहाज़िरी वाला डेंट है ये शायद थोड़ा सा अपोजिशन को पड़ सकता है। साकिब, थैंक यू, साथ ही रहिए आप। हम इस मामले को आगे भी बढ़ते हैं और इस पर मजीद भी बात करते हैं। अभी हमें शायद एक ब्रेक लेनी है, हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आमिर जाह साहब हमारे साथ हैं। आमिर जाह साहब से जरा तजज़िया लेके फिर उसके बाद ब्रेक पे। आमिर साहब, आई होप यू कैन हियर मी। कैसे आप ठीक ठाक हैं? आमिर जाह साहब, कैन यू हियर मी?
जी, आई कैन हियर यू। कैसे हैं आप सर? गुड मॉर्निंग। आज तो इस्लामाबाद की सुबह जो है ना वो बड़ी पॉलिटिकली बड़ी क्या कहना Happening चाहिए, है। डेंस है, बड़ी हैपनिंग है, और यहाँ पे स्मोक है और वहाँ पे पॉलिटिक्स का एक शोर है। तो कैसी है आज इस्लामाबाद की सुबह सर, पॉलिटिकली स्पीकिंग? आप ब्रेक में चलेंगे हम क्या? नहीं, वी आर लाइव हम सर। live है। वी आर लाइव सर। अरे माफ कीजिएगा जी। भाई, यकीनन आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। जिस तरह मैं सुन रहा था भी आपके जो रिपोर्टर हैं, कॉरेस्पॉन्डेंट जिस तरह बयान कर रहे थे, जी। मुकाबला सख्त होगा, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 440 के हाउस में अगर आप देखिए तो चंद ही वोटों का फर्क है, 2-3 वोटों का फर्क है। लेकिन जो हमें नजर आ रहा है यहाँ से बैठकर, उसमें दो चीजें हैं। नंबर एक तो ये कि हिज़्ब इख्तिलाफ के, जैसे जो मेरी इत्तला है कि पीपल्स पार्टी के कुछ अरकान जो हैं बीमारी की वजह से, या एक साहब तालपुर साहब लंदन में है, वो शरीक नहीं हो सकेंगे, तो 3 से 4 अरकान पीपल्स पार्टी के नहीं होंगे। उसी तरह जैसे बताया भी कि जी जो परवेज मलिक साहब की बेगम है वो नहीं होंगी। उसके अलावा भी सरप्राइज हो सकता है। आजाद अरकान की तादाद 6 है। ये वो 6 लोग हैं जो यूसुफ रज़ा गिलानी के इंतखाब जब हो रहा था तो ये जाके इस खिलाफ की नशिस्तों पर बैठ गए थे, अगर आप याद करें। तो उनके बारे में इत्तलात ये है कि जी वो इस बार वोट जो है वो ऑपोजिशन को नहीं देंगे, क्योंकि ऑपोजिशन के जितने इजलास हुए उसमें ये लोग शरीक नहीं हुए थे। तो ये है कि कुछ जो अभी पिछले दिनों मौलाना फजल रहमान कराची में थे और उनकी जो मुलाकातें हुई और जो हमारी इत्तलात है उसमें भी जरा सा वो परेशान यूं थे कि उन्हें इस बात का वो इल्जाम मुतवातिर लगा रहे थे कि जी जो उनकी पार्टी के और जो दीगर इसमें जमातें हैं उनकी गालिबन पूरी प्रेजेंस शो ना हो, और वो इल्जाम धरे थे। आपने यकीनन देखा आज के अखबारात में भी है, और मौलाना होंगे। अब तो पीडीएम ने बाकायदा उसके ऊपर एक वो भी दिया था, स्टेटमेंट भी दिया था, जिसपे इल्जाम लगाया गया था कि जनाब उनके लोगों को रोका जा रहा है, नीचे की जा रही है। तो ये भी एक तरह का एक मेरे ख्याल में बतौर एक्सक्यूज अगर इनके खिलाफ नतीजा आता है, क्योंकि तो है मुझे, तो उसमें भी आप देखिएगा एक शोर बचेगा। जी अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा। आमिर साहब, जिस तरह से अभी आपने भी तज्जिया दिया कि ओवरऑल तो हुकूमत को कोई खतरा नजर नहीं आ रहा बज़ाहिर, लेकिन कुछ भी सरप्राइज एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अगर आज बिल्स की मंजूरी में हुकूमत को कोई नाकामी का सामना करना पड़ता है तो फर्दर हुकूमत के पास इस हवाले से क्या ऑप्शंस हो सकती हैं? पहली बात, यकीनन देखिए खदशा तो हमेशा होता है, लेकिन हुकूमत ने जो तैयारी की है, फिर जो हिज़्ब इख्तिलाफ की सफ़ों में आपको परेशानी नजर आ रही है, जिस तरह वो शिकायतें कर रहे हैं, बाकायदा उन्होंने स्टेटमेंट दिया, तो उससे फिर मैं इस तरफ मेरा रुझान नहीं होगा कि हुकूमत को कोई सरप्राइज हो। सरप्राइज हिज़्ब इख्तिलाफ को हो सकता है इस मरतबा भी। और आप देखें कि जब जब क्रूशियल इस किस्म की वोटिंग हुई है, उसमें हमने यही देखा है कि जनाब हिज़्ब इख्तिलाफ को झटका पहुंचा है। अब जाहिर है कि इसमें जो आज के एजेंडा बहुत हैवी एजेंडा है, 12 बजे इजलास शुरू होगा, तकरीबन 60 मुकात और 2 दर्जन से ज्यादा बिल्स जो हैं अप्रूव कराने हैं बड़ी बर्फ रफ्तारी के साथ। जो उसमें जाहिर है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का भी है, नैब का भी है। एक चीज जिसपे लोगों को बहुत तशवीश है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पावर्स के हवाले से, उसमें मैं इतना उस पर मालूमात नहीं कर सका कि क्या है, लेकिन अगर ये वही बिल्स हैं कि जिसमें बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी दी जाएगी तो यकीनन कॉज ऑफ कंसर्न, क्योंकि ये IMF की शराइत के तहत बहुत तरह की कानून साजी हमारे मुल्क में हो रही है। तो एक ये खदशा होगा, लेकिन इस वक्त तक ये रहा कि हुकूमत काफी कहते हैं प्राण बख्श सूरत हाल में है। जी जनाब। जी ठीक है, क्योंकि आमिर साहब आप साथ ही रहिए, साकिब भी हैं, तो साकिब जब भी पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन होता है सिक्योरिटी की भी बड़े सख्त इंतजाम किए जाते हैं, और इस बात को जस्ट टू मेक इट शो कि जितने भी मेंबरान हैं वो इजलास के अंदर शरीक हों, बाज़ औक़ात उन मेंबरान को रिटेन किया जाता है कैपिटल के अंदर कि वो कहीं इधर उधर ना जाएं। इस तरह की रिवायात रही हैं हमारे पार्लियामान के अंदर। तो आज क्या सूरत हाल है? क्या ऐसी भी कोई मिसाल सामने आई है, ख़ास तौर पर जहांगीर तरीन ग्रुप के हवाले से? वैसे तो उन्होंने रात को कहा था कि जी विल स्टैंड विद द गवर्नमेंट, एलाइज भी कह चुके हैं, लेकिन खतरा तो बहरहाल मौजूद है और नंबर डिफरेंस भी कोई खास ज़्यादा नहीं है। साकिब जी, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो कौमी असम्बली में हुकूमत के चीफ विप हैं आमिर डोगर, उनकी ये ड्यूटी लगाई है कि वो तमाम जो अरकान हैं उनकी हाज़िरी उन्होंने रात को भी इस्लामाबाद में चेक की है कि तमाम अरकान पहुँच चुके हैं। जो किसी जो मेंबर है अपोजिशन या हुकूमत की तरफ से रिटेन करने की जो कोई खबर जो है वो सामने नहीं आई, लेकिन हुकूमत ने अपने जो चीफ विप हैं आमिर डोगर, उनकी जिम्मेदारी लगाई थी कि वो रात को तमाम अरकान की हाज़िरी जो है वो चेक करेंगे। और अपोजिशन ने भी इसी तरह जो भी उनकी सियासी जमातें हैं, मतलब नून, पीपल्स पार्टी, इसके अलावा JUI, MMA, उन्होंने तमाम जो है अपनी अपनी हाज़िरी जो है वो चेक की है। और
हुकूमत और अपोजिशन दोनों की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो अफराद हैं, जो मेम्बरान हैं, वो आज के इजलास में शरीक हों। अगर आपने जो सिक्योरिटी के बारे में मुझे सवाल किया है, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पार्लियामेंट हाउस और पार्लियामेंट लॉजेस के दरमियान में। तो सिक्योरिटी की सूरत हाल ये है कि इस्लामाबाद पुलिस की जो अजाफी नफरी है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है। शाराए दस्तूर पर किसी भी किस्म की जो ट्रैफिक जैम है उसको रोकने, उससे बचने के लिए यहाँ पर इस्लामाबाद जो ट्रैफिक पुलिस है वो भी तैनात है। इसके अलावा कौमी असम्बली जो सेक्रेटेरिएट है, सेनेट सेक्रेटेरिएट, उन्होंने अरकान को आज खास हिदायत जारी की हैं कि वो अपना कम से कम स्टाफ जो है वो पार्लियामेंट में लेके आए ताकि कोई भी जो नागवार वाक़या है वो पेश ना आए। तो की हुई है साकी, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। आमिर ज़ाहिर साहब, आपकी जानिब आते हैं। हम ईवीएम्स के मामले को डिस्कस कर रहे थे और पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं, बल्कि काफ़ी अरसे से देख रहे हैं कि वुज़रा भी आ रहे हैं ईवीएम के मामले पर, बहुत सारे तज्ज़े, बहुत सारी बातें की जा रही हैं। अगर अपोजिशन और इलेक्शन कमीशन की मुखालफत के बावजूद ये बिल मंजूर हो जाता है तो जनरल इलेक्शन में अगर हम देखें तो ईवीएम का ये जो तरीकाकार है इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, और क्या इंतखाबात इतने शफाफ होंगे या गैर मुतनाज़े होंगे? कि मैं जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है मैं तो बड़ा हामी हूँ, इसलिए नहीं कि हुकूमत कह रही है। दुनिया भर में आप देखें जो रुझान है वो ये कि जनाब आप जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं। वो हर लिए की चीज में, चाहे वो हवाई जहाज उड़ाना हो, अब आपके मेडिकल टेस्ट हो, कोई भी चीज हो, मतलब स्पेस में ट्रेवल हो, और बड़ी वो प्रिसाइज होती है। और दुनिया भर में जहाँ जहाँ अच्छी मैनेजमेंट हो रही है, जिन हुकूमतों में आप बरतानिया की बात करें, यूरोपियन यूनियन की बात करें, तो वहाँ पर सारा का सारा कंप्यूटराइज सिस्टम है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए हो रहा है। जहाँ तक वोटिंग का सवाल है, इसमें भी आप देखें बहुत सारे ममालिक जो है इस चीज को फॉलो कर रहे हैं। अमेरिका से लेकर हमारा पड़ोसी मुल्क भारत में जो है ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हो रही है। तो इसमें मैं समझता हूँ इसमें जो शोर है इस खिलाफ का बड़ा बेजा शोर है। और इसमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हमेशा से मैं कहता हूँ कि जनाब एक ज्यादा कहते हैं ना भरपूर तरीके से होने चाहिए ईवीएम। लेकिन इस पे कतई कलामी की माजरत, एतराज़ सिर्फ अपोजिशन को तो नहीं है, इस पे तो इलेक्शन कमीशन जिसने इंतखाबात करवाने हैं, आपको मालूम है, उसका भी एतराज़ है। और उन्होंने कहा है कि इतने कम वक्त में इसकी इम्प्लीमेंटेशन बड़ी मुश्किल है। फिर उनका ये भी एक मौक़िफ़ है कि जी हमने अभी तक इस एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे कुछ किया नहीं है, ट्रेनिंग नहीं हुई है लोगों को मशीन्स का पता नहीं है, फिर मशीन्स के ऊपर बजट बहुत हैवी आना है। तो इस पर एतराज़ात बहुत ज़्यादा तो इलेक्शन कमीशन के भी हैं। आमिर ज़ाहिर साहब जी, मैं उसी तरफ आ रहा था कि एक तो इसमें इख्तिलाफ का है, दूसरा कि इलेक्शन कमीशन एक बात होती है सूली तौर पे आप तय करते हैं और फिर उसकी एग्जीक्यूशन या इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे हमें लग ये रहा है कि जो इलेक्शन कमीशन जिस राग में गाना गा रहा है वो इसमें इख्तिलाफ से जाके मिल जाती है। बात ही कि आप कहें कि सूली तौर पर हम इससे रजामंद हैं, होना चाहिए। अब उसकी जो एक मसाइल उसकी इम्प्लीमेंटेशन में फर्ज करें कि अगले इलेक्शन तक वो मसाइल दूर नहीं होते, तो आप जाहिर है कि पुरानी उसके ऊपर आप जा सकते हैं कि जी हमारी तैयारी नहीं है, हम पार्शियली करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग भी होगी और मैनुअल भी होगी, लेकिन आप इसको रद्द नहीं कर सकते। हमारी ध्यान है वो रद्द करने का है। हो सकता है कि जी वाकई ऐसी बात हो कि 2023 के जो इंतखाबात उसमें ना हो सके, लेकिन आप तैयारियां शुरू तो करेंगे। लेकिन यहाँ पर इलेक्शन कमीशन जो है उसकी जो वो राग अलाप है वो यही कि जी हमें नहीं होने देना, कुछ तासुर से ये मिल रहा है। तो ये बिल्कुल एक अलग चीज है। तो मेरे ख्याल में इसमें जरा सा इस चीज को बहुत ज्यादा पोलिटिसाइज कर दिया गया है। पूरा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो है आप देखिएगा बहुत सारे जो बोरी भर के होता था ना कि जी बैलेट चोरी हो गए, बैलेट घूस दिए गए, बहुत सारी शिकायतों से हमारी जान छूट जाएगी। और जैसे जैसे तरक्की होगी उसमें आप देखिएगा ये सिस्टम जो है और ज्यादा बेहतर और ज्यादा प्रिसाइज हो जाएगा। तो पहले आप कहते हैं जी असूली तौर पे आप तय कर लें कि हाँ ये होना चाहिए, फिर आप उसमें ये बात कर सकते हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन में क्या दिक्कतें हैं और कितना अरसा लगेगा, वो एक अलग पहलू है, एक अलग बहस है। जी ठीक है। अच्छा, एक आखिर में ये भी बताइए, अपोजिशन के खासतौर पे PMLN के कुछ रहनुमाओं ने कल ट्वीट्स की और उनका मौक़िफ़ ये था कि हुकूमत कुलभूषण को NRO देने जा रही है। कुछ इस किस्म की स्टेटमेंट सामने आ रही है और साकिब ने भी हमें आगाह किया कि इन बिल्स के अंदर जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ICJ, उसकी हिदायत के मुताबिक कुलभूषण को राइट ऑफ अपील भी शामिल है। इस पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पहले बड़ा वाज़ेह रहा है और ओबियसली कुलभूषण एक कौमी मुजरिम है, वो एक गद्दार है और उसने पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की मुआवनत की है। इस सूरत हाल के ऊपर अगर ये बिल भी मंजूर होता है तो इसको आप मुस्तकबिल के तनाजुर में कैसे देखते हैं तहरीक इंसाफ की सियासत को लेकर? ये बड़ी बदकिस्मती है कि बड़े अहम बिल, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को, फिर आपने कुलभूषण वाला भी किस तरह किया, उस पर जितनी सैर हासिल किस्म की बहस मुबाहिसा होना चाहिए था वो नहीं हो रहा और एक तरह से चीजों को बुलडोज किया जा रहा है। पार्लियामेंट के अंदर अगर हमारे यहाँ इख्तिलाफ और इक़्तिदार
मिल मिलाकर काम करें और जो नेशनल इंपॉर्टेंस की चीजें हो उसको इतना मुतनाजा ना बनाए तो अच्छा है। अब ओपेक है, ये चीज जो है वादे नहीं है कि जी कलभूषण के साथ हुकूमत का मौक़िफ़ है कि जनाब उससे हमारा जो वो है सिस्टम है उसकी वो ज्यादा मजबूत होगा, ज्यादा शफाफियत नजर आएगी। दूसरी तरफ इल्जाम है ज़ाहिर कि जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो इस पे ज्यादा बेहतर रोशनी डाल सकते हैं, लेकिन इस किस्म के साथ कौमी मामलात पर हमारी पोजीशन, कौमी पोजीशन जो है वो एक होनी चाहिए। ठीक। और यहाँ पर अगर हमें तफसील नजर आती है तो उसका फायदा जो है वो दुश्मन भारत को हो सकता है, वो पाकिस्तान के अंदर एक बिला वजह का तनाजा बनेगा, और अगर आप सजा देते हैं तो मुश्किल है, आप सजा नहीं देते तो एक तनाजा बात है। लेकिन आपने जो फरमाया कि जनाब वो एक दहशतगर्द है, भारत की एक तखरीबकारी का, उसकी रियासती दहशतगर्दी का सबूत है, जिंदा सबूत है हमारे पास, वो उसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं। और आयरनी ये आखिर में जाते जाते कि जमाने में पीपल्स पार्टी के साथ एहसन साहब भी कहा करते थे कि अगर नवाज शरीफ साहब कुलभूषण का नाम लें तो मैं उनको नाम दूंगा, अगर आप याद करें जी। तो अब अच्छी बात ये कि जनाब नून लीग भी कुलभूषण का नाम ले रही है और वो कह रही है कि जिसको एनआरओ दिया जिसे कहते हैं वक्त वक्त की बात है ना, सितम ज़रीफ़ी है। जी 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 सितम ज़रीफ़ी है। ठीक है, आखिर में साकिब, एक तो आप हमें ओवरऑल डिटेल से दोबारा आगाह कर दें जिन नाजरीन ने हमें अभी अभी ज्वाइन किया उनके लिए, और दूसरा ये कि आप क्या देख रहे हैं इस्लामाबाद के मनाजिर, क्या ये तमाम जो प्रोसीजर है ये स्मूथली होने जा रहा है? चूँकि एक जानिब अपोजिशन के पास तो नंबर्स गेम के ऊपर प्ले करने का हक है, दूसरी जानिब वो प्ले कार्ड्स और आपको बजट तो याद ही होगा, वो धक्कम पेल जो होती है हमारी असेंबली के अंदर, जो नई रिवायात बन गई हैं तहरीक इंसाफ के आने के बाद और कुछ उससे पहले भी, ऐसा भी कोई इम्कान मौजूद है साकिब? जी बिल्कुल, 11 नवंबर को जब इजलास मुलतवी हुआ था, मौखर किया गया था हुकूमत की जानिब से, तो जो अपोजिशन थी वो बहुत कॉन्फिडेंट थी कि वो इस कानून साजी का जो रास्ता है वो रोक लेंगे। लेकिन जब दोबारा इस इजलास को बुलाया गया और जो इत्तेहादी हैं हुकूमत के, उनकी जानिब से यकीन दहानी करवाई गई हुकूमत को कि वो हुकूमत की जो बिल्स हैं उनको वोट करेंगे, तो अपोजिशन जो है उसको ज़रूर परेशानी का सामना है। आज अददी बर्तरी में भी जो है वो अपोजिशन के अरकान की तादाद कम है, तो आज एक जो प्रोटेस्ट है, जो एक एजिटेशन है, वो ज़रूर अपोजिशन की जानिब से ईवान के अंदर सामने आएगी। लेकिन किया जा रहा है कि जो है वो माजी में देखा है कि हुकूमत अपोजिशन को टफ टाइम दे सकती है। बहुत शुक्रिया, हुकूमत को एहतजाज कर सकती है। थैंक यू वेरी मच साकिब साहब, बहुत शुक्रिया। आमिर जाब साहब, आपका भी इस इंपॉर्टेंट इशू पे आप अपने कमेंट्स दे रहे थे, और आज इजलास होने जा रहा है 12 बजे। देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है, जिन बिल्स पर हुकूमत उनको मंजूर करवाने की कोशिश करी, क्या वो हो पाएंगे या नहीं। और ये अब तक की सबसे बड़ी कानून साजी होगी हुकूमत की तरफ से। देखते हैं, जो भी आपको आगाह रखेंगे आप हमारे साथ। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करते हैं खेल के मैदान की। खेल के मैदान की हो तो यूजुअली क्रिकेट की ही होती है। पीसीबी की कोशिशें और शायकीन की दुआएं, हमने आपको बताया, रंग लिया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने 2024 से 2031 तक जो 8 मेगा इवेंट्स हैं उनकी मेज़बानी का ऐलान कर दिया है, उनके स्केड्यूल का ऐलान कर दिया है। आईसीसी की जानिब से पाकिस्तानी शायकीन के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है, वो ये है कि 2025 की जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है उसकी मेज़बानी पाकिस्तान को दे दी गई है। पाकिस्तान ने आखिरी बार, जैसे कि हमने प्रोग्राम के आगाज़ में भी जिक्र किया, 1996 में आईसीसी इवेंट की मेज़बानी की थी। वर्ल्ड कप होस्ट किया था हमने, आपको याद होगा। और वो वर्ल्ड कप कौन जीता था? क्विज श्रीलंका जीता था वर्ल्ड कप। चलें, चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस पाकिस्तान के 3 शहरों लाहौर, कराची और रावलपिंडी में होंगे। 8 टीमें एक्शन में होंगी और मजमूई तौर पर 15 मैचेस खेले जाएंगे। आईसीसी के ऐलान के मुताबिक 2024 में T20 वर्ल्ड कप के मेजबान वेस्ट इंडीज और अमेरिका होंगे, जबकि 2027 का वर्ल्ड कप जनूबी अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नमीबिया में होगा। चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी मिलने पर चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ने बहुत खुशी का इजहार कहा कि ये खबर लाखों पाकिस्तानी शायकीन, जबकि बैरून मुल्क और दुनिया भर में मौजूद जो क्रिकेट लविंग में फैंस हैं उनके लिए खुशी का बायस होगी। और जो अजीम टीमें हैं, खिलाड़ी हैं, एक्शन में होंगे और हम दुनिया को बावर कराएंगे कि हम कितने अजीम मेज़बान हैं। कौमी टीम के दौरा बांग्लादेश के हवाले से भी थोड़ी सी आपको अपडेट दे देते हैं। तो कौमी टीम की ट्रेनिंग जारी है और विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान फिट हो गए हैं, उन्होंने प्रैक्टिस भी शुरू कर। बिल्कुल, और कप्तान बाबर आजम और ऑलराउंडर शुएब मलिक के हवाले से भी आपको बताएं तो ढाका पहुंच चुके हैं। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। एज
अनएक्सपेक्टेड मुशफिकुर रहीम समेत 5 जो उनके सीनियर खिलाड़ी हैं उनको ड्रॉप कर दिया गया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो T20 सीरीज़ का पहला मैच है वो 19 नवंबर को खेला जाएगा। ये सीरीज़ कैसे होने जा रही है, ये खबर कैसी है पाकिस्तान के लिए? लेट्स टॉक टू द सीनियर एनालिस्ट और क्रिकेटिंग एक्सपर्ट मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब। उनसे हम पूछते हैं हाउ डज ही सी दिस अमेजिंग न्यूज़ टू पाकिस्तान। मिर्ज़ा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस और सुबह बखैर आपको। अच्छी सुबह पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। बहुत अरसे के बाद हमारी कोशिशें रंग ला रही हैं और जितना भी हमें और हमारी क्रिकेट को दबाने की कोशिश की गई, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर बाउंसिंग बैक और बड़े ज़बरदस्त तरीके से वापस आ रहे हैं हम। आप सबसे पहले तो स्टोरी को कैसे देख रहे हैं जो चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जो खबर पाकिस्तान के लिए आई है? सुबह खैर इमरान, आपको भी और हरमला को भी। यकीनन एक बड़ी खबर है पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट के लिए, क्योंकि 3 मार्च 2009 को जब गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के बाहर श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर हमला हुआ था तो ऐसा लग रहा था कि शायद पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी क्रिकेट की बहारें ना लौट कर आई, और बहारें तो लौट कर आई, इंटरनेशनल इवेंट का होना पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ रमीज राजा खुशकिस्मत तो है, लेकिन कम अज कम इस मरहले पर हमें नजम सेठी को नहीं भूलना चाहिए कि वो जब उन्होंने कोशिशें शुरू की हुई थी और उस कोशिशों का समर मिला है। खुशकिस्मत है रमीज राजा कि उनके दौर में ये चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान को मिली है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि शायकीन क्रिकेट जब गैर मुल्की टीमों को अपनी सरजमीन पर मुख्तलिफ टीमों को एक्शन में देखेंगे तो यकीनन फिर उनमें क्रिकेट का एक नया जोश जज्बा पैदा होगा। खासतौर पर जो नौजवान नस्ल है कि जो यहाँ पर मैचेज ही नहीं देख सकती थी जब हम 3 मार्च 2009 के बाद से ज्यादातर क्रिकेट जो है मुत्तहिदा अरब अमारात में खेले, तो मैं समझता हूँ कि इट्स अ गुड न्यूज फ्रॉम पाकिस्तान क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू। और जिस तरह इमरान आप कह रहे थे कि 1996 के बाद ये पहला इवेंट है कि जो पाकिस्तान में होगा, तकरीबन अब तो आप देखेंगे 27 साल के बाद होगा। और आप अरमला से पूछ रहे थे कि जीती तो वो मिर्जा साहब, इसने मुझे मिर्जा इकबाल बेग समझ लिया था, इसलिए सवाल कर रहा था। लेकिन वो उन्होंने ये नहीं बताया कि फाइनल में कौन था। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया थी और उस वक्त की वजीर और कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेला गया था। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो चीफ गेस्ट थी और पहली मरतबा गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में फ्लड लाइट लगी थी। जी जी, वाह, ठीक हो गया। मिर्जा साहब, वैसे तो जब पाकिस्तान में क्रिकेट की वापसी के हवाले से बात होती है तो बहुत सारे दुश्मन अनासर हैं जो इसमें खलल डालने की कोशिश करते हैं और दीगर साजिशें भी करते हैं। अब चूंकि इस स्केड्यूल का ऐलान हुआ है जिसमें पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है चैंपियंस ट्रॉफी, अब हमारी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए कि हमने उन तमाम लोगों को, ऑब्वियसली अब हमें पता है कि कौन कौन सी टीम्स, अगर हम डायरेक्टली नाम लें तो इंडियन टीम कुछ ना कुछ तो इसमें करने की कोशिश करेगी, बैक ऑफ करने की, जब भी पाकिस्तान के साथ किसी बड़े टूर्नामेंट की बात होती है। सो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए रमीज राजा की और एज अ पीसीबी एक इदारे की? देखिए अरमला, अभी तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह, और पाकिस्तान में सारी टीमें आ रही हैं। अब ऑस्ट्रेलिया की टीम मार्च में पाकिस्तान का दौरा करेगी, इंग्लैंड भी कह कर गया है, इंग्लैंड भी आएगा, न्यूजीलैंड की भी वापसी होगी। तो अब कोई मुल्क बचा नहीं कि जो इतराज करे कि जी लॉ एंड ऑर्डर की वजह से हम पाकिस्तान जाकर नहीं खेल सकते। भारत जरूर इतराज करेगा क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं आई है। मुझे याद है आखिरी मरतबा 2008 में जब एशिया कप हुआ था पाकिस्तान में, जब भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान आई थी और 13 बरस से वो पाकिस्तान नहीं आई। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी चूंकि आईसीसी का इवेंट है और आईसीसी के इवेंट से कोई मुल्क बैकआउट नहीं कर सकता। प्रेशर जरूर डालेंगे ये लोग आईसीसी पर कि वहाँ सिचुएशन ऐसी नहीं है, अभी वो कुछ नहीं बोले, लेकिन जब ये इवेंट नजदीक आएगा तो कोई ना कोई जरूर बहानेबाजी जरूर शुरू करेंगे। लेकिन चूंकि आईसीसी का इवेंट है तो आईसीसी के इवेंट से अगर कोई मुल्क बैकआउट करता है तो फिर बड़ा मुश्किल होगा उसके लिए। आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि बैकआउट करे। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि सजेशन दे कि यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर दे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कहीं और शिफ्ट होगा। इंशाल्लाह ताला मेजबानी पाकिस्तान ही करेगा, इंशाल्लाह। अच्छा, हमारा बांग्लादेश के साथ जो टूर है वो स्टार्ट होने लगा है। 5 जो लीडिंग प्लेयर्स हैं बांग्लादेश की टीम के वो नहीं है इस टूर्नामेंट के अंदर, लेकिन दूसरी जानिब एक ये भी है कि सीनियर प्लेयर्स की मौजूदगी में भी बांग्लादेश की टीम शायद अपने करियर का 32 वर्ल्ड कप खेली है, T20 वर्ल्ड कप जो भी हुआ है। तो इसके अंदर पाकिस्तान के लिए क्या है एंड हाउ यू सी दी बांग्लादेशी टीम, कैसे देख रहे हैं आप? क्या जूनियर्स के साथ एक बेहतर कॉम्बिनेशन बन सकता है टीम का? देखिए इमरान, बांग्लादेशी टाइगर्स अपने घर के शेर हैं। आपको याद होगा कि T20 वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ जो T20 सीरीज हुई थी वो दोनों सीरीज बांग्लादेश जीता था। ये अलग बात है कि उनके टॉप के मुशफिकुर रहीम नहीं है, टीम से ड्रॉप हो गए,
शकीब उल हसन नहीं है, तमीम इकबाल नहीं है। इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि वो यंगस्टर्स को ज्यादा उनको तवज्जो दे रहे हैं। महमूदुल्लाह उनके कप्तान है, बाकी 2-3 तजुर्बाकार खिलाड़ी हैं उनके पास। उनके फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान और एक और फास्ट बॉलर तस्कीन अहमद है, वरना बाकी सारे नए चेहरे हैं। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए मौका है कि पाकिस्तान अपने यंगस्टर्स को, जिनको वो क्रिकेट की बस के तना मुसाफिर की तरह एक मुल्क से दूसरे मुल्क लेकर जाता है, खिलाता नहीं है, मौसम और आबो हवा की तब्दीली, पुरफजा मकामात की सैर के बाद वापस ले आता है। तो मेरे ख्याल में उनको मौका मिलना चाहिए। शाहनवाज दहानी वहाँ गए, उनको मौका मिले। उस्मान कादिर को मौका मिलना चाहिए। सरफराज अहमद किस खुशी में घूम रहे हैं, अगर वो नहीं खेल सकते तो किसी यंगस्टर्स को टीम के साथ रखा जाए, और अगर नहीं यंगस्टर है तो बस सरफराज को मौका दिया जाए। एक आदमी कप्तान रहा है पाकिस्तान का, तो इसी तरीके से दीगर जो लड़के हैं, यंगस्टर्स हैं, मोहम्मद नवाज है, उनको मौका मिलना चाहिए। और भी कई खिलाड़ी हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की टीम में हैदर अली, जी हैदर अली इतना टैलेंटेड प्लेयर है, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को मौका मिलना चाहिए। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि लोग ये समझ रहे थे कि वर्ल्ड कप के बाद शायद शोएब मलिक रिटायर हो जाएंगे या मोहम्मद हफीज रिटायर हो जाएंगे। इन दोनों के नाम थे, हफीज ने मना कर दिया, उन्होंने माजरत कर ली। वो T10 लीग इस महीने अबू धाबी में हो रही है, चूंकि हफीज सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर नहीं है, तो इसलिए वो वहाँ खेल रहे हैं। शोएब मलिक पहुंच गए बांग्लादेश, तो लगता है इन लोगों की नजरें जो आइंदा साल नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में जो आखिरी T20 वर्ल्ड कप होगा 2022 का, उस पर नजरें इनकी मरकूज है। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच मिर्जा साहब कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग ज्वाइन किया। क्रिकेट के हवाले सेशन कर रहे थे और ICC चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी करने जा रहा है पाकिस्तान। इस हवाले से हमने बहुत डिटेल में बात की और ये बहुत अच्छी खबर है। मेरे ख्याल से पूरी कौम इस बात पर बहुत एक्साइटेड है। कल हम सोशल मीडिया पर भी देख रहे थे कि बहुत लोग खुश हो रहे थे और अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बारी हमारे सेगमेंट माइंड मैटर्स की, जिसमें वकार अहमद मलिक आज एक केस A Splendid to Behold, जिसमें पाकिस्तान की खूबसूरती को बहुत बेहतर अंदाज में दिखाया गया। उस बुक के हवाले से बताएं, देखते हैं आज का माइंड मैटर्स। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। मेरे पास एक किताब है A Splendid to Behold, और ये किताब क्या है, इसके पीछे कितने वसाइल हैं, कितनी मेहनत है, अगर उसकी कीमत लगी जाए तो मेरा ख्याल है कि ये कोई, मतलब आसानी से मैं कह सकता हूँ कि 2-3 लाख की तो कम से कम किताब होनी चाहिए। गो ऐसा है नहीं। इतने वसाइल इसमें इस्तेमाल हुए हैं। इसमें जो ह्यूमन एफर्ट है, कामरान सलीम हैं, आतिफ सईद हैं और रिजवान सिद्दीक हैं। कमाल काम है, मतलब -55 या -50 टेम्परेचर भी इन्होंने फेस किया है ऐसी ऐसी जगहों पे। फिर इसकी एक एक तस्वीर के लिए हो सकता है कि इसकी एक तस्वीर जो है और वो बहुत डिटेल में है, तो आपको नहीं मालूम कि इसके पीछे 6 महीने की एफर्ट है किसी इंसान की, या 3 महीने की एफर्ट है इस एक तस्वीर को लेने में। सो पाकिस्तान में ऐसा ऐसा कमाल काम होता है कि अकल दंग रह जाती है। लेकिन हमारे यहाँ फिर वही एक मनफी किस्म की सोच होती है कि शायद हमारे यहाँ कोई अच्छा काम नहीं हो रहा। अच्छा काम हो रहा है, शायद वो हम तक पहुँच नहीं रहा, हमारी अपनी किसी गफलत की वजह से। मेरे साथ इस वक्त हैं कामरान सलीम साहब। तस्वीर को कहूँगा जिसके अंदर K2 से लेके और चौगलिजा से लेके और ट्रैंगो टावर, नीलस टावर, वो इतना बड़ा ह्यूज, क्या कमाल तस्वीर है। ये कैसे, मतलब ये तस्वीर कैसे? फोटोग्राफर सबसे पहले सोचता है, ठीक, और वो अपने उन तजर्बात की रोशनी में सोचता है जो उसने वहाँ पे ट्रैवल किया होता है, जो चीज़ों को देखा होता है कि यहाँ से कौन सी अच्छी तस्वीर बन सकती है, कैसे बनती है, किस मौसम में बन सकती है। वो पहले वो तस्वीर उसके अपने अंदर, अपने एक ख्याल के अंदर वो बनती है। ठीक है, तो उस तस्वीर को फिर हम ढूंढने नहीं, उसके लिए हमें किसी पहाड़ पे चढ़ना पड़ता है, किसी माइनस टेम्परेचर में हमें रहना पड़ता है, उसके लिए ट्रैवल करना पड़ता है हमें 10-20 दिन का, महीने का। तो वो एक तस्वीर जो है उसकी तलाश में हम निकलते हैं। हमारे जहन में था कि वो हम एक तस्वीर खींचने नहीं जाते, बल्कि आप एक अफसाना तराशने जाते हैं। अफसाना पूरी एक स्टोरी, बेसिकली एक पूरी स्टोरी होती है जो आपके जहन में, कहानी, हर तस्वीर के साथ एक कहानी जुड़ी होती है। क्या बात है। अच्छा, ये जो है ये कितना कमाल प्रोजेक्ट है और ये किस तरह इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा बताइएगा। हमारी कुछ किताबें किसी आर्मी पर्सन के उनकी नजर, जनरल नदीम रजा थे, उन्होंने देखी कहीं पे। ठीक है, उन्होंने फिर हमें बुलवाया, उन्होंने कहा कि जी अगर आप हमारे लिए भी काम करें और स्पेशली फोकस करके गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर को। ठीक है, तो हम ये आर्मी हमारी ये दूसरी बुक है। उससे पहले हमने वो
क्लाइंबिंग क्लिफ्स के नाम से हमने किताब की उनके लिए। ये स्पेशली फिर उसको ये हमारे चीफ साहब जो हैं, इस बाजवा साहब, उन्होंने देखी और उन्होंने कहा कि उसमें कुछ आर्मी की थी तस्वीर, उनकी पोस्टों की, सियाचिन की, कुछ आर्मी की, आप समझ लें। उन्होंने कहा था इसको भी अगर हम माइनस करके स्पेशल करके सिर्फ टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, क्योंकि ये इसमें इतनी खूबसूरती थी उस किताब में, अरे इसको हम टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। तो ये इस किताब का बैकग्राउंड है, हमें उनकी सपोर्ट रही। और ये बाजवा साहब की नजर से गुजरी है? ये उनकी राय के मुताबिक। अच्छा, ये उनकी राय के मुताबिक जी, बहुत जबरदस्त। इसके अंदर जितनी भी तस्वीर है इसके हवाले से ये मोस्टली मैं कह सकता हूँ ये विंटर की हैं या मतलब ये मुख्तलिफ, जैसे आप इसमें देखेंगे कि इसमें स्प्रिंग की भी तस्वीर है, क्योंकि हमारे नॉर्थ का जो स्प्रिंग है वो बड़ा खूबसूरत है। फिर इसमें ऑटम की तस्वीरें, फिर हम देखते थे कि हर पहाड़ के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं पे अब जैसे फॉर एग्जांपल इसमें एक राका पोशी की एक बड़ी यूनिक तस्वीर है, क्या खूबसूरत। ये आपको वो जो एक कॉमन व्यू है राका पोशी का जो आपको से नजर आता है, तो ये वो नहीं है। ये वो नहीं, इसके लिए जो है ना हमें हम रश लेक जो पाकिस्तान की हाईएस्ट लेक, जी हाईएस्ट लेक है, वहाँ पे हम गए। ये कोई 2-3 दिन का इसका वो ट्रैक था और ये वहाँ पे जाके हम एक पॉइंट पे हमने ये कि इस जगह से ये राका पोशी का एक डिफरेंट और एक अच्छा हमें व्यू मिल, ज़्यादा डिफरेंट व्यू। अच्छा, शिस्पर की बड़ी खूबसूरत तस्वीर है। शिस्पर की, हाँ, वो बहुत अलग सर्दियों के शुरू की तस्वीर है। शिस्पर सर जो है इसकी इस जगह से ये तस्वीर कमाल है। ये आप अंदर गए थे? ये आप बिल्कुल बोरत लेक, अगर आप बोरत लेक के रास्ते पे जाते हैं ना, तो राइट को आप बोरत लेक है, तो लेफ्ट पे आप थोड़ा सा पहाड़ चढ़े तो वहां से ये वाह वाह आपको वो शिस्पर जो है ना वो। एक और तस्वीर जो थी इसमें बड़ी कमाल है, वो है इसकी ब्याफो की। क्या डिटेल है और क्या खूबसूरत तस्वीर, बहुत खूबसूरत, बहुत जबरदस्त लाइट है। इसमें हमने जो पाकिस्तान के जो बड़े उस एरिया में 5 ग्लेशियर हैं, सबकी तस्वीर है उसमें, और वो हमें पता चलता है कि इसमें हमारे ग्लेशियर किस तरह मुख्तलिफ हैं, हर एक का अलग रंग है। आप सुनते तो हैं कि ये बर्फ है, लेकिन बर्फ के कितने अलग अंदाज हैं और कितने अलग रंग हैं वो आपको इसमें। और ये जो आपने पशु ग्लेशियर की भी ली है, पशु ग्लेशियर, हाँ पशु ग्लेशियर, ये मैं शुक्रगुजार हूं पशु ग्लेशियर का। अच्छा, ये जो ये वाली इस तस्वीर के बारे में कुछ थोड़ा सा मालो बेटिंग, ये आपको एक स्कर्दू रोड पे सफर करते हुए आपको ससी से पहले, ससी वो पॉइंट है जहां से हम हरम को चले गए थे, वो एक आप ख्वाबनाक वादी की तरफ, और आप मेरे हम सफर थे उस सफर में, बिल्कुल। तो ये आप रोड पे आपको नजर आती है मालो बेटिंग, और ये बस वो आप समझे कि चंद 1 मीटर का वो एरिया है जहां से आपको नजर आती है। और मेरे साथ नाजरीन, क्योंकि कामरान सलीम ने मैंने इनके साथ सफ़र किया है, तो मुझे आइडिया है कि ये किस तरह मतलब घास पे सोते हैं और कभी दरख्तों की टहनियों पे, और मतलब आप शहर में वैसे जितना टाइम रहते हैं तो ये मुश्किल नहीं हो जाता आपके लिए? ये आप समझ सकते हैं, हो सकता है वो ये प्रोग्राम देखने वाले ना समझ सके, आप भी मेरे जैसे दीवाने कराकरम के और नॉर्थ के। थैंक यू, बहुत मुबारक, बहुत ही खूबसूरत किताब है। तो कामरान सलीम साहब आपको बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, देखते रहिए माइंड मैटर्स। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे रेडियो, टीवी और फिल्मों के मुमताज अदाकार शफी मोहम्मद शाह को, जिनको मदाओं से बिछड़े 14 बरस बीत गए। शफी मोहम्मद के हवाले से आपको बताएं तो उनकी लाजवाब अदाकारी में उनका कोई सानी नहीं था। शफी मोहम्मद 1949 को सिंध के शहर कुंडियार में पैदा हुए। उन्होंने अपने फ़नी सफ़र का आगाज़ रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद से किया और 70 की दहाई में पीटीवी के ड्रामे उड़ता आसमान में एक छोटा सा किरदार अदा किया। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। शो के दूसरे हिस्से में आ चुके हैं और अब बारी हमारे सेगमेंट मेरा पाकिस्तान की, जिसमें हिना न्याज़ी आज लेकर जा रही हैं हमें नादरा बेगम के मकबरे पे। देखते हैं आज का मेरा पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ हिना न्याज़ी और आप लोग देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान। आज सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में मैं मुग़ल शहज़ादी नादरा बेगम के मकबरे के बाहर मौजूद हूँ, जो कि हज़रत मियाँ मीर के मज़ार के बिल्कुल साथ वाक़या है। आइए चल के जानते हैं इस मकबरे के बारे में।
नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ डायरेक्टर आर्कियोलॉजी मकसूद अहमद मलिक साहब मौजूद हैं। उनको खुशामदीद कहते हैं इस सेगमेंट में, और उनसे जानते हैं कि बेगम नादरा थी कौन, उनका मकबरा कब और किसने बनाया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। नादरा बेगम दाराशको की बेगम थी, और इनका क्योंकि बहुत ज़्यादा रूहानी तौर पे ये मियाँ मीर साहब के साथ इनका ताल्लुक़ था, तो इस वजह से ये आप जो मज़ार जो इस वक्त बना हुआ है ये मियाँ मीर साहब के अहाते के बिल्कुल साथ ही है। हाँ जी। तो ये मज़ार उनके डेथ के बाद औरंगज़ेब आलमगीर के दौर में ही बना, जब उसने जो काम इससे पहले दाराशको ने शुरू करवाए थे मियाँ मीर साहब के दरबार पे, वो नामुकम्मल थे, फिर उनको आके औरंगज़ेब आलमगीर ने ही इसको मुकम्मल करवाया, और उसके साथ साथ उसने इस मकबरे को भी इंतहाई एक जो कहले फ़न तमीर का एक खूबसूरत नमूना था उसको भी तमीर करवाया, और इसके इर्द गिर्द तकरीबन 8 एकड़ का एक बहुत बड़ा तालाब जिसके अंदर ये मकबरा खड़ा था वो भी बनवाया। सर, आपने तालाब की बात की, तो ये जो इमारत जिस मकबरे में इस वक्त हम मौजूद हैं, ये उस तालाब से कितना ऊंची ये इमारत थी? ये तकरीबन इस वक्त जो तालाब से तकरीबन 12 फुट ऊंची थी, और टोटल ऊंचाई इसकी तकरीबन 32 फुट इस मकबरे की। सर, अगर दारा शिको की बात की जाए तो उनको अपने भाई औरंगजेब से शिकस्त कैसे हुई, और दोनों में लड़ाई की वजह क्या थी? बुनियादी तौर पे आपको पता है जो किंगशिप में हमेशा से बादशाहत में एक नई बादशाह बनना होता है। हाँ, तो जब उसने उस एरिया को फतह कर लिया औरंगजेब आलमगीर ने, तो फिर ये वहाँ से ना फरार हो गए, और उसी मफरूरी के दौरान ही जो नादरा बेगम थी ये भी बड़ी शदीद अलील हो गई, और फिर उसी दौरान उसी गम में इनकी डेथ हो गई, और फिर उसकी डेड बॉडी उनकी वसीयत के मुताबिक उसको यहाँ पे ला के दफन किया गया था। और ये बादशाह की जंग जो है ना, ये सिर्फ दाराशको के साथ ही नहीं रही, इससे पहले भी और उसके बाद भी जो है ना बादशाह की जंग हमेशा से जारी, क्योंकि बादशाह सिर्फ एक बंदा बनता है जब बाकियों को नहीं बनना होता, तो इसलिए फिर इनको वहाँ से मफरूरी अख्तियार करना पड़ी। सर, जब हम यहाँ पर आए तो हमने आते हुए एक बारादरी भी देखी, लेकिन वो बहुत खस्ता हालत में मौजूद है, उसके बारे में भी थोड़ा सा हमें बताइएगा। ये जो एक्चुअली पूरा बाजार है ना, ये एक मैंने बताया ना कि बहुत बड़े तालाब के वस्त में था। बारादरी जो थी ना, ये तकरीबन एक बहुत बड़ा पैसे ही था, जैसे आपने हिरन मनार को देखा है कि उसके सेंटर पे बारादरी है, और एक पूरा ब्रिज उसको लिंक करता है। यहाँ पे भी 31 आर्चेस का एक ब्रिज जो था ना, वो इस मकबरे को लिंक करता था, और ये क्योंकि सारा मकबरा ही पानी के दौरान बना था, तो ये इसलिए जो आपको बारादरी का उस तरह से कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा सर, महकमा आसार कदीमा को ये मकबरा किस हालत में मिला था, और ये मकबरा कितनी इमारतों पर मुश्तमिल था? इसमें जो तालाब था उसको जो है ना मुगलिया अहद के ज़वाल के बाद उसको बड़ी बुरी तरह से तख्तो ताराज किया गया, और ये बहुत सारे तारीखदानों ने लिखा कि इस तालाब की जो ईंटें थी उसको जो है ना मियाँ बीर छौनी में इस्तेमाल किया गया, और ये मकबरा भी इसी तरह से जो है ना एक किस्म का जो मुख्तलिफ अदवार में इसको बड़ा बुरी तरह से तख्तो ताराज किया गया, और इसकी जो सारी डेकोरेशन थी उसको डैमेज किया गया, इसका मार्बल उखाड़ लिया गया। लेकिन उसके बाद फिर कुछ काम 1980 में शुरू हुआ, लेकिन हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक बड़ा मुस्बत कदम उठाया, और इसकी तज़य्युन और आइश और तहफ़्फ़ुज़ और बहाली के लिए उन्होंने तकरीबन 10 मिलियन के फ़ंड दिए, और ये काम हमने पिछले 2 सालों में मुकम्मल किया है। और इसमें आप खूबसूरती ये देखेंगे कि इसमें जो ओरिजिनल इसका काम था उसको हमने उसी तरह से प्रिजर्व किया है, और जो मिसिंग पोर्शंस थे उनको हमने दोबारा जी बहाल किया है। इसमें हमने जो वही रवायती जो थे ना मटेरियल उन्हीं को इस्तेमाल किया, और ये जितनी भी आप खूबसूरत किस्म की फ्रेस्को पेंटिंग्स देख रहे हैं, हाँ जी, इसमें ये सारी की सारी, इसके अलावा ये जो कालब-कारी है ना कि आप इसके अगर स्टार पैटर्न को देखें ना, हाँ, तो ये प्लास्टर को मुख्तलिफ डेप्थ में इस्तेमाल किया गया, और इसके अंदर ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में स्टार्स और हनीकॉम पैटर्न को जो है ना नुमाया किया गया, और ये सारे का सारा काम जो है ना बड़ा ही आपको पता कि टाइम टेकिंग है, बड़ा लेबोरियस काम है, लेकिन हमने इसको इसकी असल हालत में दोबारा बहाल कर दिया। अब आने वाली जो जनरेशन है ना, दे कैन एंजॉय कि जी किस किस्म का फ़न तामीर था और किस किस्म की डेकोरेशंस थी। सर, इस मकबरे की तामीर में कौन सा मटेरियल और कौन सा पत्थर इस्तेमाल किया गया है? इसमें मुख्तलिफ जो मटेरियल्स है ना, इसमें जो बेसिक था
वो तो लाहौरी ब्रिक्स और उसके साथ जो चूने का प्लास्टर था और गचकारी का काम था। ये मुख्तलिफ किस्म के मटेरियल को लेके इनको प्रॉपर एक इनकी तैयारी करके इनको अप्लाई किया गया। फिर उसके ऊपर जो फाइनल कोट होता था फ्रेस्को से पहले, वो ग्लेज प्लास्टिक जो लाइम की पुट्टी होती थी ना, उसी को इस्तेमाल किया जाता था। इसी तरह से इसके अंदर जो था ना, ये बाज़ हिस्टोरियन ने लिखा कि इसके अंदर बहुत खूबसूरत किस्म का मार्बल का काम था, जो कि उस ज़माने में उसको जो है ना उखाड़ पिछाड़ कर दी गई। लेकिन उसके बाद फिर हमने इसको जो है ना मार्बल में ही दोबारा से इसको बहाल किया है। सर, किस दौर में इस मकबरे को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया? ये मुग़लों के ज़वाल के बाद जो सिख दौरे हुकूमत था, उसमें इसको बहुत बुरी तरह से तख्तो-ताराज किया गया। और इवन कि ये जो ब्रिटिश पीरियड था, उसके अंदर भी ना इसको खासा नुकसान पहुँचाया कि इसके तालाब की ईंटें जो थी ना, वो मियाँ मीर छावनी के लिए और इस तरह मुख्तलिफ दूसरे मकामात के लिए इस्तेमाल की गई। सर, अगर आर्ट वर्क की बात की जाए, फ्रेस्को वर्क की बात की जाए, स्पेसिफिक इस जगह पे जो आर्ट वर्क हुआ हुआ है, कुछ फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं, कुछ फ्लोरल इसमें टच भी है, इसको अगर आप थोड़ा सा सिग्निफाई करें कि मुग़ल एरा में किस चीज़ को ये आइडेंटिफाई करता है ये आर्ट वर्क? ये देखें ना, ये जितना भी आपको फ्रेस्को मैंने बताया ना, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में भी है, फ्लोरल डिज़ाइन में भी है, और इनको जो है ना मकबरों को खूबसूरत और इसकी मोनोटोनस को ब्रेक करने के लिए ना इस किस्म का जो काम था। और इसके नीचे जो गच का काम है वो भी अपनी मिसाल आप है कि आप इसके अंदर देखेंगे। फिर इसके ऊपर निश्तरकारी का काम हुआ था, वो भी दोबारा उसी तरीके से बहाल किया गया। सर, अगर मौसम की बात की जाए तो मौसम कितना असरअंदाज होता है इस तरह की इमारतों पे? ये मुख्तलिफ जो आपको पता है, सबसे बड़ा एज या जो मौसमी तगय्युरात हैं, इनकी वजह से भी, फिर ह्यूमन वैंडलिज्म, जब आप इस तरफ देख रहे हैं कि हर तरफ कभी ये तालाब था जिसके अंदर ग्राउंड बनी हुई है, इनकी वजह से भी ना जो मुख्तलिफ फैक्टर्स जो इसके जो है ना ज़िम्मेदार होते हैं। मौसम तो अपनी जगह पे जितना भी, क्योंकि पंजाब का मौसम जो है ना, इस लिहाज से कि इसमें एक्सट्रीम जो है ना वो गर्मी का मौसम भी होता है, शदीद सर्दी भी होती है, कंडेंसेशन होती है, फिर इसी तरह से बहार का मौसम या जो शदीद बारिशें होती हैं, उनमें इसको नुकसान पहुंचता है। लेकिन उन्होंने मटेरियल का इस्तेमाल इस तरीके से किया था कि ये 400 साल के बाद भी अपनी, जहाँ पे भी आप काम बचा हुआ देखेंगे कि वो अपनी जो है ना खूबसूरती को जो है ना आज भी यहाँ है। सर, इस मकबरे की रेनोवेशन में या रेस्टोरेशन में जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया है, क्या वो पाकिस्तान में ही दस्तयाब था? और अगर कारीगरों की बात की जाए जिन्होंने ये रेस्टोर किया, प्रिजर्व किया, क्या वो पाकिस्तान से ही थे? जी बिल्कुल, ये तमाम जो मैंने बताया ना रवायती मटेरियल है, ये सारे लोकल मटेरियल थे, गो के बड़े स्पेशल नेचर मटेरियल है। जैसे ये जो चूने का जो मुख्तलिफ जो है ना इसकी अक़साम, वो हम यहीं से लेते हैं। इसके अलावा ये जो कारीगर जितने भी यहाँ पे हुए, वो भी हमारे मुख्तलिफ जो है ना मकाबर पे मुख्तलिफ किलों में काम करते हैं, और ये सारे के सारे बड़े लर्नड किस्म के लोग होते हैं। और ये हम इन जब मकाबर को या इन तारीखी इमारत को जब हम रिस्टोर करते हैं ना, तो इसका मतलब है कि हम उन कारीगरों को भी रिवाइव कर रहे हैं, हम उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग भी करते हैं। और इसमें जो उस्ताद कारीगर होते हैं ना, वो मुख्तलिफ जो लोग होते हैं ना यूथ, उनको भी जो है ना इसका प्रॉपर्ली ट्रेन करते हैं। और वही जो है ना फिर काम आगे जब बढ़ता है तो मॉन्यूमेंट भी रिस्टोर होते हैं, और बाई प्रोडक्ट्स के तौर के ऊपर वो कारीगर भी बढ़ रहे होते हैं। सर, ये मकबरा जो है आम आवाम के लिए खुला नज़र आ रहा है, बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं, तो जब बच्चे यहाँ पर खेलते हैं तो क्या इस मकबरे को कोई नुकसान पहुँचता है, या क्या कोई सर्वेलेंस है, प्रॉपर चेक एंड बैलेंस रखा जाता है? ये जो आपको आज खेल का ग्राउंड नज़र आ रहा है ना, मैं ये एक तारीखी जो था ना इसका तालाब, उसका हिस्सा था। लेकिन 1980s में जब इसको बाग के तौर पे रिस्टोर किया गया और इसके अंदर जो है ना प्ले ग्राउंड डेवलप किया गया। हाँ जी। लेकिन अभी हम रिसेंटली ये इसको जो है ना, फिलहाल तो हमने मकबरे को कॉर्डन ऑफ किया है, लेकिन मुस्तकबिल में हम इसके अंदर आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन करके सेकंड फेज के तौर पर हम इस तालाब को भी दोबारा से बहाल करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू वेरी मच जी सर। मुग़ल शहजादी नादरा बेगम ने सारी ज़िंदगी शहज़ादा दारा शिकोह की मोहब्बत और रफ़ाकत में गुजार दी, और आज ये मकबरा मुग़लिया दौर की सुनहरी तामीरात की अक्कासी करता है। ये था आज का मेरा पाकिस्तान। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। देखते रहिए एक्सप्रेसो।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब हम आपकी मुलाकात एक ऐसी पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर से करवाने जा रहे हैं जो कि जर्मनी में मुकीम है और बुंटे मार्को नामी एक कंपनी की बानी है। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें जो कह लें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो पायदार और शफाफ तरीके से तैयार की गई जो पाकिस्तानी ट्रक आर्ट है, अजरक है, ज्वेलरी है और दस्तकारी की दीगर मसनूआत फ़रोग़ की जाती हैं। मज़ीद हम इन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ शाहीन राजुन मौजूद हैं जो इस ऑनलाइन पोर्टल की जो बानी है, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया शाहीन एंड वेलकम टू एक्सप्रेसो। सबसे पहले आपकी इस कंपनी के नाम के हवाले से हम ज़रूर जानना चाहेंगे इसका मतलब क्या है, क्या इस नाम के हवाले से, क्या आपने किस रेफरेंस के तहत ये नाम रखा अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का? थैंक यू फॉर हैविंग मी। दूसरा बुंटे मार्को, एसेंशियली बुंटे जो एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है रंगीन, और मार्को एज यू नो हमारा नेशनल एनिमल है, तो मुझे कुछ जर्मन और कुछ पाकिस्तानी मिला के कुछ काम करना था जो बेसिकली द बेस ऑफ द बिजनेस एज वेल है, तो हेंस द नेम। तो अगर उसको उर्दू में ट्रांसलेट किया जाए तो इसका मतलब होगा रंगीन मार्को। तो दैट्स द होल आइडिया ऑफ बुंटे मार्को। एवरीथिंग ऑन बुंटे मार्को जो है वो रंगीन है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती है, पाकिस्तान की स्पेशलिटीज को यूरोप तक लेकर आती है। सो दैट्स द होल आइडिया ऑफ इट। दैट्स ग्रेट। एक तो ये कि आप हमें ये बताइए कि आपकी टारगेट ऑडियंस किस रीजन से ज़्यादा है? यूरोप में तो आप खुद जर्मनी से लाइव में हमारे साथ, क्या आप जर्मनी की ऑडियंस को ही टारगेट कर रही हैं और क्या इसमें जो आपकी बायर कम्युनिटी है उसमें ज़्यादा लोग जो मशरक़ से रुझान है, उनका मशरक़ की तरफ लगाव रखते हैं वो हैं, या इसमें जो यूरोपियंस हैं वो भी ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं? ओवरऑल क्या फिगर्स हैं आपके पास इसको लेकर? So the idea, मेरी target audience essentially, I started from Germany, लेकिन of course the idea है कि हमने across Europe expand करना है। कुछ थोड़े 1-2-4 हफ्ते पहले जो है हमने एक मार्केट में पार्टिसिपेट किया था जहाँ पे मेरी पहली दफा, अभी क्योंकि ये तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है तो मेरा कभी भी इंटरेक्शन डायरेक्टली हुआ नहीं था किसी कस्टमर के साथ डायरेक्टली, लेकिन जब मैं मार्केट में गई तो इट वाज इनक्रेडिबल जितना जर्मन अट्रैक्ट होते थे उन चीजों से, कलर्स से, क्राफ्ट से। तो आई फील लाइक इट्स यूरोपियंस, जर्मन सब में जो है इस चीज की दे सॉर्ट ऑफ डू अट्रैक्ट टू इट, लेकिन शायद तब तक उनके पास वो रसाई थी नहीं। लेकिन विद बुंटे मार्को होपफुली वो रसाई होगी तो वो ज्यादा समझेंगे, ज्यादा चाहेंगे उन चीजों को। तो स्टार्ट हमने बर्लिन से किया है, जर्मनी से, लेकिन फिर इवेंचुअली अभी हमारे कुछ ऑर्डर्स नेदरलैंड, कुछ यूके तक भी गए हैं, लेकिन पूरा वाइड नेटवर्क में थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा शाहीन, अपने इस प्लेटफॉर्म के हवाले से बताएं कि ऑब्वियसली पाकिस्तानी कल्चर या यहाँ की जो आर्ट पीसेस हैं उनको अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू दुनिया भर में भेजना इटसेल्फ बड़ा यूनिक आइडिया है, बट स्टिल क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके प्लेटफॉर्म से अवेलेबल हैं जो पाकिस्तानी कल्चर को स्पेसिफिकली रिप्रेजेंट करती हैं? तो मैं ओरिजिनली कराची से हूँ, तो मेरा अजरक हैज़ बीन वेरी वेरी स्पेशल टू मी ऑल माय लाइफ। तो अजरक इज समथिंग जो हमने बिल्कुल एक्सपैंड करना है, जिसमें हमारा बहुत इंटरेस्ट है। तो अजरक इज समथिंग जो हम करते हैं। दूसरा ट्रक आर्ट हो गई। तीसरा कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कह लें जो जैसे कुछ खवातीन उमरकोट में जिनके साथ काम करती हैं, जो जिनका एक्सेस जो है अर्बन मार्केट तक नहीं है, तो उनके साथ भी हम काम करते हैं। अफगान रेफ्यूजीज के साथ, जूट के साथ काम करते हैं। तो डिफरेंट थिंग्स जो भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि अभी हमने बहुत इसी साल स्टार्ट किया है जनवरी में, तो इट्स स्टिल टू अर्ली टू, हमने अभी नैरो डाउन नहीं किया कि हमें किन चीज़ों को डेवलप करना है। तो अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम देयर इज अ होल लॉट ऑफ वैरायटी, सिरेमिक्स भी हो गए, तो काशीकारी का काम होता है, इट्स वाइड रेंज ऑफ आर्ट। ठीक है। अच्छा, एक तो आपने कहा कि आप कराची से, इसलिए अजरक आपके दिल के बहुत करीब है। हम कराची से नहीं है, लेकिन अजरक फिर भी हमारे दिल के भी बहुत करीब है। दिस इज़ समथिंग दैट वी आर प्राउड ऑफ। हमें बहुत अच्छा लगता है, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी रीजन से है। बहुत ही ज़बरदस्त बात है। एक तो मेरे जहन में एक सवाल ही उठ रहा था कि क्या इन चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग भी आप वहीं से करवाती हैं? चूँकि इस तरीके से वहाँ से ऑर्डर लेना, एंड देन ऑब्वियसली इट्स एन ऑनलाइन सिस्टम, बट इट बिकम्स क्वाइट हार्डर कि यहाँ पे वो चीज़ें बने और फिर वहाँ पे जाएँ। लेकिन अगर वहाँ पे बनती हैं तो क्या उनमें वो एसेंस नज़र आ जाता है पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स का? इसको ज़रा बताएं हमें, क्या मैकेनिज्म क्या है आपका? नहीं, बिल्कुल ऑल द प्रोडक्ट्स आर 100% मेड इन पाकिस्तान। अच्छा, तो कोई चीज यहाँ पे नहीं बनती, हर चीज पाकिस्तान में बनती है। तो जैसे अब मैं आपको अजरक की बात करूँ तो अजरक के लिए एक कारखाना है के साथ हम काम करते हैं। तो हमने शुरू ये किया कि जी आपके पास जो है वो हमें दें। उन्होंने कहा
टेस्ट करने के लिए। उसके बाद हमें लगा नहीं अच्छा ये काम कर सकती है चीज़, तो हमने कहा अब हम आपको बताते हैं कि हमें किस किस्म की चीज़ें चाहिए, तो आप उस हिसाब से हमें बना के दें, ताकि क्योंकि ऑफ कोर्स एक वेस्टर्न एस्थेटिक है, ईस्टर्न क्राफ्ट है, दोनों को मिला के एक प्रोडक्ट नहीं बन जाती है। तो हम बना पाकिस्तान बने, लेकिन जो एस्थेटिक है, जो द फील ऑफ इट has to be sort of complementing the Western world and what we need here. अच्छा शाहीन, अभी आपने कहा कि आपने एस्थेटिक्स को भी मद्देनज़र रखना है। ऑब्वियसली जब आप बाहर रहते हैं तो पाकिस्तानी कल्चर को वहाँ लेके जाना और फिर वहाँ के एस्थेटिक्स के मुताबिक उसको करना। अब रिस्पांस कैसा है ओवरऑल यहाँ पे ख़वातीन का रुझान? ऑब्वियसली हम अपने इर्द गिर्द तो देखते हैं, जो भी हम फॉरनर्स या जिनको पाकिस्तानी चीज़ों में उस तरह से इंटरेस्ट होता है जब कल्चरल जो चीज़ें होती हैं, तो आपने किस तरह का रिस्पांस पाया और ज़्यादा किस चीज़ की तरफ लोग माइल होते हैं? तो रिस्पॉन्स इज वेरी मिक्स्ड। एक तो पहले हमने जो सबसे बड़ा हमारा चैलेंज ये था कि लोगों में अवेयरनेस एजुकेशन बिल्कुल भी नहीं है पाकिस्तान के क्राफ्ट्स के हवाले से एज फार एज जर्मनी। लोगों को अच्छा ये तो इंडियन है ना, तो हमें ये डिफरेंशिएट कराना कि जी उनके पास भी है लेकिन हमारे पास भी है, हमारे पास इस तरीके से अलग काम है, हमारा क्राफ्ट, हमारा टेक्निक, हमारी हिस्ट्री अलग है। तो सबसे पहली जो चीज़ थी वो हमें एजुकेट करना था, लेकिन वंस एजुकेशन हुई इसके बाद जो है वो द रिस्पॉन्स हैज बीन वेरी वेरी प्रॉमिसिंग। हमें when people come back and say कि जी I still remember एक खातून है जो जर्मनी में पैदा हुई है, उनकी अम्मा जो है लेकिन वो पाकिस्तान से थी, तो हमारे पास कुछ ट्रक आर्ट के लैंटर्न्स थे। तो उनका जब मुझे आता नहीं इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, लेकिन जब मैं छोटी तो मेरी अम्मा मुझे बताती थी कि जो है मेरे अब्बू जो है वो लैंटर्न जलाते थे हर शाम को, तो मैंने उनके लिए मदर्स डे पे खरीदा। तो मतलब it's a lot of stories, a lot of associations. That could be the best gift, I must say, or way better than many of the precious stuff जो कि दिए जा सकता है। इन दी एंड बहुत सारी ऐसी पाकिस्तानी यंग वुमेन हैं जो कि एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहती हैं, कुछ कर भी रही हैं, कुछ उनको टिप तो दीजिए शाहीन, आप जैसा अच्छा प्लेटफॉर्म कैसे बनाएं लोग और इसमें कैसे एक्सेल करें, अपने कोई तजर्बे की बुनियाद पे कुछ सजेस्ट करना चाहें? आई थिंक आप गिरेंगे जरूर, बस इस बात से डरना नहीं कि आप गिरेंगे, आप सीखेंगे, दैट्स जस्ट पार्ट ऑफ इट। उसको हार नहीं लेना। देयर हैव बीन सो मेनी ऑब्स्टिकल्स, सो मेनी स्ट्रगल्स, बट दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ जब आप अपना कुछ करना चाहते हैं। Nothing comes easy. So let's just keep on consistently keep trying and keep trying. Thank you very much Shaheen for joining us all the way from Germany. सुबह के 6 बजे हैं, it's an early morning for you, but thank you so much। शाहीन राजन हमारे साथ मौजूद थी और ये ऑनलाइन पोर्टल चलाती हैं जहाँ पे ये मुख्तलिफ पाकिस्तानी जो कल्चरल चीज़ें हैं उनको सेल करती हैं, एंड इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। एंटरप्रेन्योर है, बहुत सारी ख़वातीन के लिए रोल मॉडल भी हैं। आप भी अगर कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपने डरना नहीं है, करना है। वो कहती हैं गिरेंगे लेकिन आपको कंसिस्टेंट रहना है। शाहीन राजन हमारे साथ मौजूद थी। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। दूसरे सालाना पीसा पाकिस्तान इंटरनेशनल स्क्रीनिंग अवार्ड के हवाले से कुछ बात करते हैं। आपको मिलवाया भी हमने कुछ अवार्ड विनर से, आज फिर हमने कुछ ऐसा ही एहतमाम आपके लिए किया। इसमें टोटल 24 अवार्ड्स दिए गए थे। 2 अवार्ड्स तुर्क अदाकारों को भी दिए गए, जिसमें मारूफ तुर्क ड्रामा अर्तुगरुल गाजी के अदाकार जलाल ऑल और इसी ड्रामे में अर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान के लड़कपन का किरदार अदा करने वाले अदाकार एमरे ओफ्ते को भी खुसूसी इन्फ्लुएंसेस अवार्ड दिए गए थे। इस बार फिल्म की कैटेगरीज में हम अगर अवार्ड्स की बात करें तो यहाँ नामजदगियों का ऐलान नहीं किया गया था। ताहम इसके बावजूद महवे शजात को सिनेमा इंडस्ट्री में खिदमात सर अंजाम देने पर एक खुसूसी अवार्ड दिया गया। प्रॉमिसिंग मॉडल ऑफ द ईयर का अवार्ड फायजा अशफाक को मिला और फामीन अंसारी को मॉडल ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। इस वक्त फामीन अंसारी और फायजा अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। अवार्ड्स मिले हैं और दोनों को हम खुशामदीद कहेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग लेडीज एंड कंग्रेचुलेशंस। कैसी हैं फामीन आप और फायजा आप? हेलो गाइस। हेलो, गुड मॉर्निंग टू यू टू। थैंक यू। फामीन आप कैसी हैं? खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अरमला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले तो हम आपकी जानिब आते हैं। फायजा, अवार्ड मिला है, ऑब्वियसली खुशी होती है, एक्साइटमेंट होती है, और जब आपको ऐसा अवार्ड मिले जिसके लिए आप इतने सालों से मेहनत कर रही हो, आपकी एक्साइटमेंट किस तरह की थी? कोर्स एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी और अच्छा लगता है कि कोई अप्रिशिएट करे, और काफ़ी 5 साल के बाद ये दिस इज़ माय फर्स्ट अवार्ड
और वैसे तो हम लोग अब पीसा ने जिन फर्स्ट टाइमर्स को अवार्ड दिया है और जिन लोगों को इनकरेज किया है वो ऑलरेडी उस लेवल तक पहुंच चुके हैं कि उनको इतना अवार्ड्स का होता नहीं है। वो कहते हैं कि यार हम पहुंच ही चुके हैं उस जगह पे। बट अच्छा लगा, बहुत उन्होंने दिल से बुलाया और बहुत इज्जत से बुलाया और बहुत प्यार दिया, अच्छा लगा बहुत। अच्छा फेमिन, यूजुअली लोग फोकस अपने काम पे ही करते हैं और अपनी तरफ से बेस्ट किए जाते हैं। हमने देखा सोनिया हुसैन को जब अवार्ड मिला तो शी वाज जस्ट लाइक क्राइंग, उनको बहुत ज़्यादा वो रोना शुरू हो गई खुशी से कि मुझे पहला अवार्ड मिला। दो के बहुत सारे काम जो है वो अवार्ड्स के या इन ट्रॉफीज़ के मुस्तहक नहीं होते, रादर आई शुड से द रियल अवार्ड इज़ जो आपको आपके व्यूवर्स देते हैं या फॉलोअर्स देते हैं। उसके बावजूद अवार्ड से आपकी परफॉर्मेंस पे, करियर पे फ़र्क पड़ता है जब आपको अवार्ड मिलता है? नहीं, मुझे बिल्कुल आई डोंट थिंक सो कि ये बिल्कुल भी फर्क पड़ता है आपके काम पे। सोनिया हुसैन एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं और मुझे खुद बहुत बुरा लगा कि वो काफी टाइम से डिजर्विंग एक्ट्रेस थी और काफी सारी नॉमिनेशन जो उन्होंने कहा 8 या 9 नॉमिनेशंस के बाद जो है उनको जाकर अवार्ड मिला। जाहिर है वो थोड़ा जो है वो हो गई इमोशनल, लेकिन आई थिंक जब इस तरह के टैलेंट को अवार्ड दिया जाता है, ऊपर से इंटरनेशनल स्क्रीनिंग अवार्ड, तो वो अपने आप को संभाल नहीं सकी। लेकिन काम पर वो काम माशाल्लाह अभी भी कर रही थी। 9 नॉमिनेशंस के बाद अवार्ड नहीं मिले थे उनके और आई थिंक वो वन ऑफ द टॉप मोस्ट एक्ट्रेस है पाकिस्तान की। तो जैसे मैं हूँ, मैं काफी दफा नॉमिनेट हुई हूँ, मुझे अवार्ड नहीं दिया गया, तो इट रियली डजंट मैटर। मेरे काम पे बिल्कुल भी नहीं असर हुआ। जिसको फहमीन अंसारी चाहिए काम के लिए, तो उन्हें फहमीन अंसारी चाहिए। उम्मीद थी कि मिल जाएगा या इस दफा भी आपने कहा बस नॉमिनेशन पे गुजारा होगा? नहीं, मैं बिल्कुल भी, मुझे नहीं पता था कि मुझे मिलने वाला है। और जैसे काफी सारी नॉमिनेशंस होती हैं, अवार्ड कहीं और चला जाता है, तो हम लोग यूज्ड टू हो जाते हैं। मिल गया तो ठीक है, वी विल गिव आवर बेस्ट एज अ स्पीच। अगर नहीं भी मिला तो नॉमिनेशन भी एक इटसेल्फ जो है वो बहुत बड़ी रिकॉग्निशन होती है। टॉप 4 या टॉप 5 होते हैं। हाँ, काफी सारे लोगों से आपको जो है वो लिस्ट शॉर्टलिस्ट किया जाता है, आपकी जो पोर्टफोलियो होता है, फिर आपको नॉमिनेट किया जाता है। तो वो भी जो है एक बहुत बड़ा आपकी एक्नॉलेजमेंट होती है। ठीक हो गया। अच्छा, ऑब्वियसली जैसा फहमीन ने कहा कि अवार्ड से आपकी परफॉर्मेंस पे तो फ़र्क नहीं पड़ता, बट एट द एंड ऑफ द डे ये एक बहुत कह लें इंकरेजमेंट भी होती है, आपको एक मोटिवेशन भी मिलती है कि आपको रिकग्नाइज किया जा रहा है इतने सारे लोगों में। अगर मैं मॉडलिंग की स्पेसिफिकली बात करूँ, एक टाइम पे बहुत सारी जो कह लें बहुत लिमिटेड मॉडल्स हुआ करती थी जिनका फेस हम जानते होते थे, जिस तरह से आजकल हम एक्ट्रेसेस को जानते हैं कि चंद टॉप की एक्ट्रेसेस हैं। आपको लगता है कि मॉडलिंग की फील्ड में अब बहुत सारे नए चेहरे, बहुत सारी लड़कियां माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त काम कर रही हैं, एक कंपटीशन का लेवल बहुत ज़्यादा हो गया है? फायजा जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि पहले जो है मॉडल्स बहुत कम होती थी। असल में मॉडल्स अभी भी बहुत कम ही हैं। हर नया चेहरा, हर नई लड़की मॉडल नहीं बन जाती है आके। आप काफ़ी नई लड़कियां आती हैं और अपने आप को ट्राई करती हैं, लेकिन जो एक मॉडल होती है ना, उसकी अपीयरेंस, उसका एटीट्यूड आपको बता देता है कि ये एक प्रोफेशनल मॉडल है। और जो काम कर रही हैं, जो लड़कियां काम कर रही हैं, आई एम श्योर वो आती हैं और उसके बाद उनके एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो स्टे कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। दिस इज द मेन थिंग। ठीक है, किंजा आपसे चूंकि बात हो रही है, फायजा आपसे चूंकि बात हो रही है, और फायजा के हवाले से आपको ये भी बताएं कि इनकी वीडियो एक बड़ी वायरल हुई पिछले दिनों में, जब पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल हुआ। प्रिंसिपल जरा दिखाइएगा वो वीडियो। जब हम आपको वीडियो दिखाएंगे तो शायद वो लोग जिनको नहीं भी जानते वो जान जाएंगे, बिकॉज शी स्टार्टेड क्राइंग व्हेन पाकिस्तान लॉस्ट द मैच। वैसे हाउ वाज द फीलिंग फायजा? मतलब बहुत दुखी हुई है। ये सेंटिमेंट हमारा भी था, लेकिन कैमरा हम पे नहीं पड़ा एंड यू वर लाइक पूरी दुनिया ने आपको देखा। No, the thing is that Imran, let me tell you one thing. This is not my face. This is the face of the whole nation. At that time. True. उस वक्त सब लोग इसी तरीके से रो रहे थे and I was मैंने तो अपनी आंखों से सब कुछ देखा, अपने टीम प्लेयर्स को। एंड डू यू नो आपका ये शॉट सबसे ज्यादा इंडिया में वायरल हुआ, आपको पता है? उन्होंने सबसे ज्यादा शेयर किया। आई नो मैंने ट्विटर पे देखा है और उन्होंने मौका हैशटैग
से जो उन्होंने वो चला था। तो फायजा मेरी बात सुने, आपको पता है कि आप नेक्स्ट मीमो गर्ल बनने वाली हैं? वो सारिम के बाद आपकी अब ये पिक्चर जो है हर जगह मीम में इस्तेमाल होगी। आपको ये इस बात का अंदाजा है? मुझे इतना आइडिया नहीं था वरना मैं इतना रोती ना उस टाइम पे। हाँ मैं रोती ना, बट नहीं उस टाइम पे आई थिंक नहीं अंदाजा नहीं था। और आई वाज जस्ट स्टैंडिंग देयर एंड आई वाज लाइक कि यार यहाँ से अभी मुझे जाके अपना टिकट चेंज कराना था, फाइनल का टिकट लेना था, बट आई वेंट देयर। अच्छा, ज्यादा दुख आपको टिकट का मैं वापस आ गई। ठीक हो गया। राइट फहमीन, हम चूंकि आप ये एक तो मुझे बताइए कि मॉडल ऑफ द ईयर एंड द प्रॉमिसिंग मॉडल ऑफ द ईयर, आप दोनों हमारे साथ मौजूद हैं, तो आपने ऐसा क्या किया जो इस वक्त अपकमिंग मॉडल्स हैं या जो लोग अभी काम करना शुरू कर रहे हैं या शुरू कर चुके हैं वो भी करें ताकि आप जैसा एजाज उनको भी मिले? ऐसा क्या डिफरेंट किया आप लोगों ने? देखें, एक मॉडल में जैसा अभी फायजा ने कहा 3 चीजों की बहुत जरूरत है, प्रोफेशनलिज्म, टेम्परामेंट और आपका बॉडी लैंग्वेज। ये 3 चीजें मॉडल के अंदर बहुत काउंट होती हैं। अगर ये 3 चीजों की लैकिंग है ना एक मॉडल में, वो कभी भी एक सुपर मॉडल, एक टॉप मॉडल नहीं बन सकती। आजकल सारी लड़कियां मॉडल बन गई हैं लेकिन वो मॉडल्स नहीं हैं। मॉडल होने के लिए आपके अंदर एक पेशेंस होना चाहिए, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बिकॉज आपको एक टीम के साथ काम नहीं करना है, आपको डिफरेंट मल्टीपल लोगों के साथ काम करना है। तो उसके लिए इन प्रोफेशनलिज्म, आपकी जो पंक्चुअलिटी है वो जरूर देखी जाती है। अगर आप ये चीजें कहीं भी आगे अभी इट बिन 5 ईयर इन दिस मॉडलिंग इंडस्ट्री। फहमीन, एक चीज जो बहुत ज्यादा इसमें बात होती है फैशन इंडस्ट्री के बारे में कि प्रोफेशनल लोग कम हैं, खवातीन के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, दे नीड टू यूज सम डिफरेंट मींस टू ग्रो। ये कल्चर कुछ कम हुआ है अभी सोसाइटी के अंदर या अभी भी आपको लगता है कि नहीं इस पे काम होने की जरूरत है, ज्यादा बेहतर प्रोफेशनल्स को आने की जरूरत है? माशाल्लाह आप दोनों बहुत पढ़ी लिखी साउंड करी हैं एंड दिस इज वेरी गुड कि पढ़े लिखे लोग ये काम करें। सो आपको उन चैलेंजेस को लेकर बताइए, क्या अभी भी वो चैलेंजेस हैं जो एक लड़की को होते हैं इन मॉडलिंग एंड एक्टिंग? यू मीन आप ये पूछना चाह रहे हैं कि अभी भी क्या फैमिलीज हैं जो लड़कियों को इजाजत दें मॉडलिंग में आने की? ये आप पूछ रहे हैं? जी एंड द हरासमेंट इश्यूज एंड ऑल, हम ओवरऑल एक कलेक्टिव बात में पूछ रहा हूं आपसे। ओके, इट्स अ गुड क्वेश्चन। एक्चुअली मेरी जो फैमिली है ना वो लाइक वी आर वेरी वेल एजुकेटेड, मतलब फैमिली। हमारी फैमिली में अभी तक एक वाहिद मैं ही लड़की हूँ जो मॉडलिंग में आई है, जो इस इंडस्ट्री में आई है। हमारे ये है कि आप हर चीज कर सकते हैं लेकिन टीवी पे नहीं आ सकते, मॉडलिंग पे नहीं आ सकते। लेकिन क्योंकि मैंने डिफरेंट जॉब्स की हुई हैं तो मैं डिफरेंशिएट कर सकती हूँ कि मॉडलिंग से ज्यादा क्लीन और गुड एटमॉस्फेयर आपको कहीं नहीं मिलेगा। लड़कियों के लिए बहुत सेफ है, बहुत सेफ है। ठीक है, अब फहमीन हमारे पास थोड़ा टाइम कम है, मैं फायजा से भी इसी बारे से कमेंट लेना चाहूंगी। फायजा, डेफिनेटली आप भी बहुत जबरदस्त काम कर रही हैं, आपको हम देखते हैं, एंड मॉडलिंग इज ऑल अबाउट एक्सप्रेशंस। आई गेस मुझे लगता है ये एक्टिंग से भी मुश्किल काम है कि आपको बगैर बोले अपने एक्सप्रेशंस के थ्रू करना है। बहुत सारी अपकमिंग मॉडल्स आपको इस वक्त देख रही होंगी, क्या मैसेज देंगी, क्या टिप देंगी कि वो एक कामयाब मॉडल किस तरह से बन सकती हैं? पहले तो मैं ये बोलूँगी कि सोचो नहीं यार, जो करना है कर लो, उठ जाओ अपने बेड से, बाहर निकल जाओ। आई नो बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलेंगे और वो जब बैठी रहोगी तब भी बोलेंगे। तो ये तो मेरा मैसेज है हर घर पे बैठी हुई फहमीन के लिए, हर घर पे बैठी हुई फायजा के लिए कि बाहर निकलो, अपने आप को इंडिपेंडेंट करो। मॉडलिंग में नहीं, किसी जो समझ में आता है उसका काम करो, अपने आप को यूजफुल करो, तो खुद ही समझ में आ जाएगा, खुद ही रास्ते आसान हो जाएंगे। ये सिर्फ मॉडलिंग के लिए नहीं है, ये हर करियर के लिए। थैंक यू वेरी मच लेडीज। एंड यू नो वन थिंग, द वर्स्ट पार्ट ऑफ बीइंग अ मॉडल इज डाइटिंग। खा ही नहीं सकते आप, नहीं खा सकते। इतने नहीं, वो फिर मॉडल वो फिर पुरानी पाकिस्तानी फिल्मों वाली मॉडल बन जाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फायजा एंड फहमीन, बहुत शुक्रिया। वी विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। आप दोनों बहुत जबरदस्त काम कर रही हैं और बहुत अच्छा लगा आप जैसे लोगों से बात करके, उनसे इंटरैक्ट करके। फहमीन और फायजा शफाक हमारे साथ मौजूद थी, दोनों को अवार्ड मिला है मॉडल ऑफ द ईयर, प्रॉमिसिंग मॉडल ऑफ द ईयर के हवाले से। हमने आपकी इनसे मुलाकात कराई, अभी हम आपसे इजाजत लेंगे। बिल्कुल जी, पीसा अवार्ड ये इनको मिला है, पाकिस्तान इंटरनेशनल स्क्रीनिंग अवार्ड, और बाकी भी इस हवाले से जो अवार्ड विनर्स है, वील ट्राई कि उनसे आपकी मुलाकात इन एक्सप्रेसो एक्सक्लूसिवली कराते रहें, जैसे कि हमने पहले भी आपकी मुलाकात कराई थी। यू हैव टू स्टे इन ट्यून। नाउ इजाजत ले लें आप। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।